हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टुगेदर। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहने वाला है वो है हमारा फर्स्ट एजुकेशनल सब्जेक्ट, जो कि है बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया, जिसे हम बोलते हैं सीडीपी। ठीक है। तो सीडीपी की अगर हम बात करें तो सीडीपी जो है वो हमारा सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप ये मान लीजिए कि सीटेट के पेपर में पूरे 30 नंबर की जो है वो सीडीपी पूछ ली जाती है। और अगर सुपर टेट की बात करें तो वहाँ पे ये एज ए बेस काम करता है। मतलब कि अगर आपका ये वाला सब्जेक्ट थोड़ा सा भी इधर उधर होता है तो आपको पेडोलॉजी में दिक्कत आने वाली होती है, तो इसलिए थोड़ा ये सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है। बाकी अगर इस सब्जेक्ट को हम देखें ना, तो ये सब्जेक्ट आसान बनाने का ना सॉल्यूशन सबसे अच्छा ये है कि आप इस सब्जेक्ट की कंडीशन में जहाँ भी अटके वहाँ पे आप एक बालक को इमेजिन कीजिए कि अगर आप उस बालक की जगह होते तो आप क्या करते, या फिर आपकी क्या कंडीशन होती, या फिर बालक के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंट होती, या फिर उस बालक के हित के में कौन सी चीज़ें होती। तो अगर आप इस सब्जेक्ट में एक बालक को इमेजिन करके ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो ये सब्जेक्ट इससे आसान आपके लिए कोई सब्जेक्ट नहीं होने वाला है। और मतलब आप ये मान लीजिए कि है ही थियोरेटिकल सब्जेक्ट, लेकिन इस सब्जेक्ट को तब भी हमें समझना है बालक को इमेजिन करते हुए, तो ये सब्जेक्ट बहुत आसान हो जाएगा और आपको सारा ये सब्जेक्ट समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके सिलेबस की बात करते हैं। तो इसके ये जो बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया है ये हमारा 2 पॉइंटों में डिवाइड कर रखा है इन्होंने। एक तो हो गया बाल विकास और दूसरा है हमारा अधिगम। ठीक है। तो बाल विकास में हम क्या क्या देखेंगे कि बाल विकास में हम ये देखेंगे कि एक बालक का विकास कैसे हो रहा है। ठीक है, मतलब बालक कौन कौन से फेजेस में विकास कर रहा है। उससे पहले हम ये देखेंगे कि डेवलपमेंट क्या होता है, कि हम किसे विकास कह रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद बालक के विकास के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे कि किस एज तक या फिर किस लिमिट तक बालक का विकास होता है। फिर उसके बाद मतलब उसके विकास में कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं, ये सब हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं इसमें, बाकी अभी हम सिलेबस देखेंगे तब देखते हैं कि क्या क्या आता है इसमें। तो इसमें सबसे पहले हमारा टॉपिक है बाल विकास और का अर्थ, आवश्यकता और क्षेत्र। की मतलब हम बाल विकास किसे हम कह रहे हैं कि ये बाल विकास है, किस मतलब क्या चीज़ आ रही है इसके अंतर्गत। ऑब्वियस सी बात है, एक बाल विकास है तो एक बालक ही आ रहा होगा, लेकिन किस एज तक का बालक, क्या पूरे जीवन के विकास को हम बालक विकास के अंदर कंसीडर करेंगे। ठीक है। फिर आवश्यकता, हम क्यों पढ़ रहे हैं बाल विकास। एक नॉर्मल आवश्यकता की अगर हम बात करें तो हम इसलिए ही पढ़ रहे हैं क्योंकि हम एक भावी टीचर हैं, आगे जाके हम अध्यापक बनेंगे, तो हमें बालकों पे ही काम करना है, तो हमें पता होना चाहिए कि उन किस स्टेज में बालक कैसा बिहेव करता है, तो हम इसलिए पढ़ रहे हैं। लेकिन तो इसके अंदर हम वो सब देखेंगे। फिर तीसरा पॉइंट है इसका क्षेत्र, कि इसमें कौन कौन सा एरिया क्षेत्र आता है, मतलब एरिया क्या है इसका। तो इसके एरिया में हम मेनली पढ़ेंगे कि शारीरिक विकास क्या है, मानसिक विकास क्या है, संवेगात्मक विकास क्या है, साहित्यिक विकास क्या है, नैतिक, सामाजिक, बहुत तरह के विकास आ जाएंगे इसमें, तो हम उसमें वो सब पढ़ेंगे। ठीक है। फिर अगर हम इसमें दूसरे पॉइंट की बात करें तो इसमें हम अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो वो है बाल विकास की अवस्थाएं, कि हम कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, जैसे कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था। तो इसमें कौन कौन सी एज होते हैं, कौन कौन से लक्षण अवस्थाओं के अंतर्गत आते हैं। जैसे शैशवावस्था की बात करें तो वो 0 से लेकर 2 वर्ष तक नॉर्मली कंसीडर करी जाती है। वो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था 6 से 12 साल की मानी जाती है। ऐसे भी हम 2 फेज़ में डिवाइड करके रखते हैं, 6 से 9, 9 से 12। ठीक है। फिर किशोर अवस्था, किशोर अवस्था में के बालक का बिहेवियर कैसा होता है, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। जनरली वो 12 से 18 कंसीडर करी जाती है। तो उसमें तो इन तीनों अवस्थाएं में हम देखेंगे कि बालक का शारीरिक विकास क्या है, मतलब उसका फिजिकल अपीयरेंस वगैरह वगैरह कैसा होगा, मानसिक विकास कैसा होगा, उसकी बुद्धि कैसी होगी, बुद्धि लब्धि कैसी होगी, संवेगात्मक विकास कैसा होगा, वो अपने भाव जो है, मतलब अपने वो क्या फील कर रहा है वो उसको कैसे एक्सप्रेस करेगा। ठीक है। और इसी में हम ये भी पढ़ेंगे संज्ञानात्मक विकास। इसके अंतर्गत पियाजे का सिद्धांत पढ़ा जाता है। पियाजे उन्होंने 4 स्टेजेस बताई हैं संज्ञानात्मक विकास के लिए। फिर सामाजिक विकास की, वो समाज में, समाज को किस रूप में देखता है, समाज में कैसा बिहेव करेगा। जैसे कि अगर हम किशोरावस्था की बात करें तो किशोरावस्था ज़्यादा उथल पुथल की अवस्था कहलाती है। ठीक है। और फिर भाषा,
जैसे भाषा का विकास को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे शैशवावस्था में बच्चा धीरे धीरे बोलना सीखता है कि पहले वो बबलिंग करता है, फिर उसके बाद एक एक शब्द बोलना सीखता है, फिर उसके बाद मिला के शब्द बोलना सीखता है, मम्मा पापा, इस तरह से। तो भाषा का विकास किस किस तरह से होता है, सृजनात्मकता का विकास कैसे होता है, जैसे कि आप एक छोटे बच्चे को पहले वो बेसिक बेसिक ड्राइंग बनाता है, फिर कलर करना सीखता है, फिर डिफरेंट डिफरेंट मतलब अलग अलग तरह से विकास करता है, तो वही हम देखेंगे। फिर उसके बाद ये तो हो जाएगा कि अलग अलग मतलब कि शारीरिक विकास कैसे हो रहा है, मानसिक विकास कैसे हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाएगा, इसे कंप्लीट करने के बाद व्यक्तित्व, कि हमारा व्यक्ति है क्या, उसका पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व को हम जनरली कंसीडर करते हैं पर्सनैलिटी का। तो जनरली जब हमारे सामने कोई व्यक्ति आता है तो हम उसे जनरली उसके फिजिकल अपीयरेंस से ही ये बोल देते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है, व्यक्ति ऐसा है। लेकिन व्यक्तित्व के अंदर भी बहुत सारे फैक्टर आ जाते हैं, जैसे कि मानसिक आ गया, बौद्धिक है कि मतलब उसका बहुत सारी चीज़ें कंसीडर हो जाती हैं। फिर व्यक्तित्व के ही बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि इंट्रोवर्ड, एक्सट्रोवर्ड, ये सब तो आपने कॉमनली सुने ही होंगे। इंट्रोवर्ड व्यक्ति है, एक्सट्रोवर्ड है, मतलब एक्सट्रोवर्ट वाले कि अपने विचारों को बहुत ईजिली एक्सप्रेस कर लेते हैं, उभयमुखी। तो ये सब भी हम पढ़ेंगे इनके प्रकार, ठीक है। फिर इससे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्यक्तित्व प्रेडिक्शन के तरीके, मतलब हम कैसे बता सकते, मतलब व्यक्तित्व प्रेडिक्शन के उसमें ही आ जाएगा कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि व्यक्ति किस तरह का है और उसे किस तरह से हम एडजस्ट कर, मतलब वो किस तरह से एडजस्ट करेगा। जैसे अगर इंट्रोवर्ट है तो उसे थोड़ा टाइम लगेगा एडजस्टमेंट में, तो ये सभी चीज़ें इसमें आ जाएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा व्यक्तिक भिन्नता। व्यक्तिक भिन्नता मतलब क्या होता है, हमारा इंडिविजुअल डिफरेंस। हर एक व्यक्ति हर एक दूसरे व्यक्ति से अलग होता है, कोई भी दो व्यक्ति सेम नहीं होते, उनका बिहेवियर, उनका रहने का तरीका सब कुछ अलग अलग होता है। तो इसमें हम वही कंसीडर करेंगे कि उसके इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं और कौन कौन से फैक्टर उन्हें इफेक्ट करते हैं और वो कितना इंपॉर्टेंट है। जनरली अगर हम जब बालकों की बात करते हैं तो उसमें ये इंडिविजुअल डिफरेंस ना बहुत सीखने के टाइम पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। हर एक बालक के सीखने का लेवल एक सा नहीं होता है, तो वो उसका रीज़न इंडिविजुअल डिफरेंसेस ही आ जाते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। फिर इससे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कल्पना, चिंतन, तर्क का विकास। ये जनरल एक छोटा सा टॉपिक है, इसमें अगर हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी बात करें तो ज़्यादा कुछ नहीं होता है इसमें, नॉर्मली हमने डेफिनेशन ही देखनी होती है इनकी, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा बाल विकास के आधार और उन्हें प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। तो इसमें तो इसमें हमारे मेनली दो कारक आते हैं। सबसे पहला आता है वंशानुक्रम और फिर आता है वातावरण। वंशानुक्रम मतलब हेरिडिटी, जो चीज़ हमें हमारे वंशजों से मिली हुई होती है। जैसे कि आपने एक चीज़ बहुत कॉमनली सुनी होगी कि अगर माता पिता की हाइट दोनों की अच्छी है तो ऐसा बोला जाता है कि बालक की हाइट अच्छी ही निकलेगी, ऐसा होता है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे रोग ऐसे होते हैं जो हेरिडिटी में हो जाते हैं, जैसे किसी के परिवार में कोई समस्या आ रही है, जैसे शुगर वगैरह वाली समस्या होती है, या फिर गंजेपन की आप मान लीजिए, गंजेपन की जनरली बोलते हैं कि हेरिडिटी वाइज होता है ये। फिर उसके अलावा यहाँ पे ये भी बोला जाता है कि अगर माता के बाल बहुत अच्छे हैं तो ऐसा माना जाता है कि बच्चों के बाल भी अच्छे ही होंगे, मतलब हेल्दी टेक्सचर वाले बाल होंगे, ठीक है। तो ये आ जाता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा इसमें नेक्स्ट फैक्टर जो काम करता है वातावरण। वातावरण में हमारा क्या आ जाएगा, हमारे एक बालक के आसपास का एरिया, कि बालक हमारा कहाँ कहाँ रह रहा है। सबसे पहले तो बालक जब जन्म लेता है तो वो परिवार में रहता है, तो परिवार का क्या उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। फिर उसके बाद वो विद्यालय जाना शुरू करता है और फिर वो समाज में अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग प्राणियों से मिलता है, तो वहाँ पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये सब आ जाता है। जैसे आप इस चीज़ वातावरण का आप इम्पैक्ट देख मतलब इस तरह से आसानी से देख सकते हैं कि जब बालक परिवार में से रहकर वो स्कूल में जाता है ना, तो उसके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो जाते हैं। तो वही वो एक वातावरण का ही चेंज है, मतलब वातावरण ही है उसमें एक फैक्टर जो काम कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट के सारे टॉपिक हो गए कि बालक मतलब इसमें जनरली हमें कंसीडर बालक को मतलब इम्पोर्टेंट रोल है बालक का इसमें। तो ये सारे टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे बाल विकास में। उसके बाद इसका सेकंड पॉइंट आ जाता है हमारा अधिगम। अधिगम का हमारा नॉर्मली हो जाता है कि सीखना, सीखना क्या है हमारा, हम कैसे सीखते हैं और उसके कौन कौन से सिद्धांत हैं। मतलब बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत बताए हैं कि, तो हम इसमें वही पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम मान लीजिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे अधिगम, कि अधिगम क्या होता है हमारा।
अधिगम का क्या अर्थ होता है, हम किसे बोलते हैं कि हम सीख रहे हैं, ठीक है। उसे कौन कौन से कारक प्रभावित कर रहे हैं, जैसे कि हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। अब आप ये मान लीजिए कि यदि आप बीमार हैं तो आपका सीखना इफेक्ट होगा नहीं होगा। हम अगर बीमार हैं तो हम उस लेवल का नहीं सीख सकते जितना हम स्वस्थ अवस्था में सीख सकते हैं। या फिर अगर हम मेंटली किसी बात को लेकर परेशान है तो हमारा सारा ध्यान उसी में रहता है कि परेशानी में, तो हमारा सीखना इम्पैक्ट होगा। फिर उसके बाद परिपक्वता, कि हम कितने मैच्योर हैं, हम किसी प्रॉब्लम को कितने कौन से किस तरह से देख रहे हैं, तो वो हमारी परिपक्वता आ जाती है। फिर तीसरा पॉइंट हमारा सीखने की इच्छा। अगर मेरी इच्छा ही नहीं है तो आप मुझे कितना सिखा लो, मैं नहीं सीख सकती। तो यही वाला चीज़ आ जाएगी प्रेरणा, मैं कितना मोटिवेटेड हूँ। अब मुझे आप मुझे कोई ऐसी चीज़ दे रहे हैं जिसकी मुझे ज़रूरत ही नहीं है, तो मतलब मेरे पास उस चीज़ को लेने के लिए कोई प्रेरणा नहीं है। अगर प्रेरणा नहीं है तो मैं नहीं लूँगी उस चीज़ को, मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं होगा उसमें। फिर विषय सामग्री, आप एक ऐसा चीज़ सिखा रहे हैं जो बहुत बोरिंग है या फिर वो बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट नहीं हो पा रही है, बोरिंग तरीके से प्रेजेंट हो रही है, तो हम नहीं सीख सकते, ठीक है। वातावरण, वातावरण तुमने अभी देखा बहुत इम्पैक्ट डालता है। फिर शारीरिक और मानसिक थकान, जिसे हम बोलते हैं फटीग भी बोल सकते हैं, कि वो भी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। फिर इसमें आ जाएगा सेकंड टॉपिक हमारा अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ, कि हम मतलब किन किन विधियों से सिखाते हैं। जैसे कि अनुकरण करके सीखना, आपने देखा होगा पुराने ज़माने में जब टीचिंग होती थी तो टीचर आके बोर्ड पे चीज़ें उतार देता था, फिर बच्चे उसे कॉपी में लिख लेते थे, तो वही वही होता है अनुकरण करके सीखना। और निरीक्षण करके सीखना, प्रोजेक्ट हम प्रोजेक्ट करते हैं तो वो भी एक सीखने की विधि में ही आ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा अधिगम के नियम। अधिगम के नियम में अगर हम बात करें, 2 मिनट, हाँ, तो अगर हम अधिगम के नियम की बात करें तो इसमें थॉर्नडाइक, सबसे पहले थॉर्नडाइक ने कहा 8 मेन, तो सारे 8 नियम दिए थे, तो इसमें कि 3 तो मुख्य नियम आते हैं और 5 हमारे गौण नियम होते हैं। तो इसमें हम वो पढ़ेंगे कि थॉर्नडाइक के जो 8 नियम हैं वो कौन कौन से हैं। फिर उसके बाद अलग अलग थॉर्नडाइक के अलावा अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं, जैसे कि थॉर्नडाइक का ही है प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। पॉलरब पढ़ेंगे, स्किनर पढ़ेंगे, कोहलर पढ़ेंगे, पियाजे का जैसे मैंने आपको बताया कि 4 स्टेजेस होती हैं, संज्ञानात्मक विकास दिया था तो वो पढ़ेंगे। फिर वाइगॉस्की का सामाजिक सिद्धांत पढ़ेंगे। फिर उसके बाद ब्रूनर को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कुछ मनोवैज्ञानिक है जिनके हम सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा सामाजिक सीखने का वक्र। सीखने का वक्र में हम पढ़ेंगे कि उसका मतलब जो हमारे सीखने का ग्राफ है वो कैसा होता है, कि पॉजिटिव ग्राफ है, मतलब वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमारा सीखना दिन पर दिन इम्प्रूव हो रहा है। अगर वो निगेटिव में जा रहा है तो हमारा सीखना नहीं हो पा रहा, या फिर हम जो सीख रहे हैं वो इतना इम्पैक्टफुल नहीं हो पा रहा, ठीक है। फिर आता है सीखने का पठार। जनरली हम पठार किसे कहते हैं, पठार हमारा भूगोल में जनरली यूज़ होता है, तो पठार हम उसे बोलते हैं जिसके ऊपर की जो बेसिस होता है वो एक फ्लैट हो जाता है, मतलब समतल हो जाता है। तो वही इसी तरह वही पठार यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे कि अगर सीखने के वक्र में कहीं समतल हो जाए, मतलब फ्लैट हो जाए, तो वहाँ पे पठार आ जाता है, मतलब कि हमारे कोशिशों के बाद भी उसका सीखना इम्प्रूव नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पे सीखने का पठार आ जाता है। तो इसमें वही पढ़ेंगे कि उसका मतलब क्या है पठार का, और किस किस वजह से सीखने में पठार आ जाता है, या फिर हम उसे कैसे दूर कर सकते हैं। फिर सीखने का स्थानांतरण में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे कैसे मतलब सीखना हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अभिप्रेरण। अभिप्रेरण हम जनरली कंसीडर करते हैं मोटिवेशन से। तो मोटिवेशन के अगर हमारा किसी चीज़ को लेकर सीखने के लिए मोटिवेशन है ही नहीं तो हम उस चीज़ को क्यों सीखेंगे, ठीक है। इसमें अभिप्रेरण की विधियाँ आ जाती हैं और टाइप प्रकार आ जाते हैं कि धनात्मक अभिप्रेरण है कि नकारात्मक अभिप्रेरण है, ठीक है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे ध्यान। ध्यान में हम पढ़ेंगे ध्यान। ध्यान तो हमारा नॉर्मली ये चीज़ होता है कि किसी एक टॉपिक पे हम अपने ध्यान कंसंट्रेट करें तो वही हमारा ध्यान हो जाता है। फिर रुचि पढ़ेंगे। रुचि, ध्यान जनरली ध्यान और रुचि इंटरलिंक्ड के होते हैं, ठीक है। तो इस अगर हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखें ना, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इन सब की ना टॉपिकों की डेफिनेशन ही आती है। जैसे कि ऊपर वाला जो टॉपिक था ये हमारा कल्पना वाला, कल्पना, चिंतन और तर्क, तो इसी तरह से यहाँ पे भी ये अभिप्रेरण, ध्यान वगैरह की इनकी नॉर्मली डेफिनेशन ही पूछी जाती हैं, तो वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा स्मृति की, हमारी मेमोरी किस तरह से इफ़ेक्ट होती है,
या फिर हम भूलते किस तरह से हैं। जैसे हम पढ़ते हैं तो कि हमें हाँ सारा याद रहता है, लेकिन थोड़ा टाइम बाद हम धीरे धीरे भूलने लगते हैं, हमें वो टॉपिक के रिवीजन की नीड होती है। तो वो हम सब इसमें पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे एक टॉपिक हमारा मैथ से रिलेटेड है, जो कि है सांख्यिकी। सांख्यिकी में हमें पढ़ना है कि माध्य क्या होती है, माध्यिका क्या होती है, बहुलक। ये हमारा मैथ से रिलेटेड टॉपिक है, तो हम इसे भी इसमें कंसिडर कर लेंगे। एग्ज़ाम में वैसे इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत ही रेयर मिलते हैं, नहीं मिल पाते हैं, ठीक है। तो ये होता है, यही आपका हमारा पूरा सिलेबस था। एग्ज़ाम में वैसे अगर मैं आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ ना, तो वैसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे ये वाले हो जाते हैं। 2 मिनट में इसको सबको रिमूव कर दूँ, फिर बताता है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे ये आ जाता है, बाल विकास का अर्थ वगैरह, और किस किस फेज़ में कौन कौन से सिम्टम दिखाई देते हैं, ये आ जाते हैं। वंशाक्रमण और वातावरण वाले आ जाते हैं। फिर अधिगम आ जाता है। फिर प्रभावशाली विधियाँ वो 1-2 पूछ लेता है। और था ये मनोवैज्ञानिकों के बारे में थोड़ा बहुत। बाकी ये जो ध्यान वगैरह है, कल्पना शक्ति वगैरह है, इन सब की तो वो डेफिनेशन ही पूछते हैं। इतना मतलब ये कोई बहुत ज़्यादा खास टॉपिक नहीं हो पाते हैं, ये ध्यान वगैरह, विपणन वगैरह।